हेलो एवरीवन, मेरा नाम परी शुक्ला है और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इंसानों ने हमेशा से ही कोशिश की है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाई करें, लेकिन सबसे जब शुरुआत हुई इस क्लासिफिकेशन की तो लोगों ने अपने काम के हिसाब से क्लासिफिकेशन शुरू किया, जैसे कि फूड, शेल्टर या क्लोथिंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको क्या दे रहे हैं उस बेसिस पे। एरिस्टोटल वो पहले थे जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन को। कैसे? उन्होंने बाहरी फीचर्स को देखा। बाहरी फीचर्स का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते थे और एक जिनके पास नहीं होते थे। तो जिनके पास होते थे उनको हम लोग कहते थे इनीमा, और जिनके पास नहीं होते थे उसको हम लोग कहते थे एनीमा। मतलब ए और ई का फ़र्क है। अगर हम लोग देखें तो ए और ई का फ़र्क है। एनीमा यानी जिनके पास ब्लड नहीं है, और इनीमा यानी कि जिनके पास ब्लड है। इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था। अब फिर उसके बाद आगे चल के लीनियस ने क्लासीफाई किया। उन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने रखा प्लांटी को और एनिमेलिया को। अब इन्होंने किस बेसिस पे किया? प्लांटी वो थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और एनिमेलिया वो थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में दिक्कत ये थी कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को में कुछ फ़र्क नहीं रख रही थी। ये सबको एक ही में रख दे रही थी। यूकैरियोटिक्स को, प्रोकैरियोट को, सबको एक में रख रही थी। फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी को, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई को, सबको एक में ही रख दे रही थी। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं था। ये इनएडिक्वेट था, यानी कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसने क्या ही क्लासिफिकेशन किया, जब यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर एक में आ गए, यूकैरियोट प्रोकैरियोट एक में आ गए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एक में आ गए, तो ये उतना अच्छा सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स हैं, ये जब भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया तो उसमें हम लोगों ने प्लांट को और एनिमल को हमेशा रखा है, यानी कि ये एक कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदले। लेकिन इनके अंडर में हम लोग किन किन चीज़ों को गिन रहे हैं कि क्या प्लांट है क्या एनिमल है, ये सब चीज़ें चेंज होती आई हैं। जैसे कि यूनिसेल्युलर के बेसिस पे हमने अलग बना दिया, ये सब पे मतलब अलग अलग है, बट प्लांट और एनिमल किंगडम्स तो हमेशा से ही रहे हैं, तो ये एक कॉन्स्टेंट है। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, जो कि अर्नस्ट हेकल ने दिया था। इसमें क्या था कि प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया था। प्रोटिस्टा वो थे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट थे, यानी कि यूनिसेल्युलर थे और यूकैरियोट्स थे, उनको हमने कहा प्रोटिस्टा। और प्लांट और एनिमेलिया तो हमेशा से थे, वही इसमें भी रहे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि किया था कोपलैंड ने। उन्होंने क्या किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने मोनेरा एक और किंगडम बना दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, अब चार हो गए। अब मोनेरा क्या थे? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उसको मोनेरा में रख दिया। तो अब हमारे पास चार हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि हर चीज़ जो हर सिस्टम्स और क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और जो बेस्ट होता है एट द एंड वही एक तरह से विजेता होता है। तो अब आया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था। अब यहाँ पे बेसिस क्या था, इस क्लासिफिकेशन को करने का तरीका क्या था? इन्होंने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, क्या किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फिर देखा रिप्रोडक्शन देखा, फिर देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस तरह से इवोल्यूशन वगैरह हो रहा है। फिर देखा उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर, फिर देखा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया तो पहले से था, उन्होंने एक और लाया, फंजाई। तो अब यहाँ पे फंजाई भी आ गया है। तो ये हुआ हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमारा आगे क्या हुआ, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बना। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। ये किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था। बेसिकली इस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में हम तीन डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। डोमेन जो होता है उसको हम लोग किंगडम से बड़ा मानते हैं, डोमेन को। तो
तीन डोमेन थे इसमें, डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3। डोमेन 1 जो था आर्की, उसमें था किंगडम आर्की बैक्टीरिया। फिर डोमेन 2 में बैक्टीरिया यानी कि किंगडम यू बैक्टीरिया। डोमेन 3 में यू कैरिया यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो यहाँ पे 3 डोमेन आ गए हमारे पास। अब आगे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे कि हमने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था सिर्फ प्लांट्स को अगर हम लोग रखते थे, तो उसमें किस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स थे उसको हम लोगों ने यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था, जबकि वो उनके साथ एक में ही नहीं होने चाहिए थे, वो सब अलग अलग होने चाहिए थे। किस तरह से हमने यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ रख दिया था, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कि किस तरह से जो हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप था और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप था। ये हेट्रोट्रॉफिक जो खाना दूसरे मतलब खुद नहीं बना पा रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, वो किस तरह से उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। अब एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, उसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें इन्होंने बताया कि इसमें इस टेबल में बताया गया है क्या क्या डिफरेंस है। तो सेल टाइप अगर हम लोग देखें तो सब में यूकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल अगर देखें तो फिर फंजाई में काइटिन की बनी हुई है, प्लांटी में सेल्यूलोज की हमें पता है, एनिमेलिया में तो होती ही नहीं है, ये भी हमें पता है। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा में सेल वॉल जो होती है वो होती है बट वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड की और अमीनो एसिड की। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सब मोनेरा की, प्रोटिस्टा की सेल्यूलर है और फंजाई की मल्टी सेल्यूलर है, प्लांटी की टिश्यू ऑर्गन और एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा का ऑटोट्रॉफिक होता है, प्रोटिस्टा का ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन उसमें भी टाइप है। जो ऑटोट्रॉफिक मोनेरा में है वो कीमोसिंथेटिक हैं और फोटोसिंथेटिक हैं। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, तो इसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, में फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉफिक। फिर फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। अब फिर उसके बाद एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि पहले वो इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि पहले खाते हैं फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है वो करते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो लोग रह के उस न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग चीज़ों ऑर्गेनिज्म से लेते हैं खाना अपना। तो ये सब अलग अलग मीनिंग है और यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि किस में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, उसका मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है। और टर्म आ रहा है कीमोसिंथेटिक, जो थोड़ा अलग है। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया, बेसिकली मोनेरा जो है वो अपना खाना बना रहा है। कैसे? वो केमिकल का यूज़ करके अपना खाना बना रहा है, केमिकल को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से फंजाई को हम लोगों ने किंगडम फंजाई में रख दिया। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको हमने मोनेरा में रख दिया। जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको हम लोगों ने प्रोटिस्टा में रख दिया। अब यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा की बात की गई है, जिसने क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, जिसको क्लोरेला को हम लोग ने पहले एल्गी में रखा था, वो भी प्लांट्स के अंडर में रखा था। और फिर उसके बाद दोनों में ही सेल वॉल होती थी, उनको हमने रख दिया किसके साथ? पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जो कि अर्लियर एनिमल किंगडम में प्लेस थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती थी। तो अलग अलग किंगडम जो पहले बनाए गए थे उसमें मतलब काफ़ी डिफरेंस हो गया। पहले कुछ और हो रहा था और अब हम लोग ने जो उसका क्राइटेरिया चेंज किया तो फिर उसके बाद कुछ और होने लगा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे की जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखें और फिर ही क्लासिफिकेशन करें। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कर रहे थे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, फिर हम आए फिजियोलॉजिकल पे, फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ पे, फिर अब हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक पे। तो मतलब हर चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है और धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम लोग चल रहे हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ज़्यादा देख रहे हैं।
अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया है वो इसका सोल मेंबर है, मतलब ये मोनेरा की जान है एक तरह से। और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर जगह पाया जाएगा, हर जगह बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। ये चाहे हम लोग सॉइल ले लें या फिर एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट ले लें, जैसे कि हो गया हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, हर जगह यहाँ ये हमको मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे मतलब सोल मेंबर हैं, हर जगह मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया को हम लोग ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? इनके शेप के बेसिस पे। जब वो स्फेरिकल हैं तो हमने उन्हें कह दिया कॉकस, जब वो रॉड शेप्ड हैं तो हमने उन्हें कह दिया बैसिलस, जब वो कॉमा शेप्ड हैं तो हमने उन्हें कह दिया विब्रियम, और जब वो स्पाइरल शेप्ड है तो हमने उन्हें कह दिया स्पाइरलम। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये रहा स्फेरिकल, ये रहा रॉड शेप्ड, अब यहाँ पे स्पाइरेला स्पाइरल शेप्ड, फिर विब्रियो कॉमा शेप्ड, कॉमा जैसे हम पता कैसा होता है वैसे ही है ये। अगर हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है एक तो, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ये इनका जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। भले ही इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है बट इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ये लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि या फिर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि जब सनलाइट प्रेजेंट है तब ये अपना खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ दी बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट, मतलब ख़तरनाक हैबिटेट में ये मिलेंगे हमको, खूब सॉल्टी एरिया में मिलेंगे। जब सॉल्टी एरिया में मिलेंगे तो हम इन्हें कहेंगे हैलोफाइल्स। फाइल मतलब होता है कि लाइक लवेबल, मतलब हैलो यानी सॉल्टी, तो मतलब जो सॉल्ट वाला एरिया होगा वहाँ मिल जाएंगे। फिर हॉट स्प्रिंग, एकदम मतलब जो टेम्परेचर हाई है, थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे तब इनको। फिर मार्शी एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे मीथेन मिल रहा है, मीथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया हैं जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं उनसे अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा अलग होता है, तभी तो ये इतने हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मिथेनोजेंस की बात की गई है। मिथेनोजेंस जो होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं? गट में, खूब सारे रिमिनेंट एनिमल्स के गट में मिल जाएंगे, जैसे कि काउस, बफेलोस हो गया। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये मीथेन के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स के डंग से। अब हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। अब यू बैक्टीरिया को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम देखेंगे कि उसमें रिजिड सेल वॉल है कि नहीं। रिजिड सेल वॉल है तो यू बैक्टीरिया है। और फ्लैजिला, अगर वो मोटाइल है, मोटाइल यानी वो चल पा रहा है, तो वो फ्लैजिला होगा उसमें। तो यू बैक्टीरिया के ये स्पेशल फीचर्स हैं जो मतलब ये होते ही हैं यू बैक्टीरिया में, रिजिड सेल वॉल और फ्लैजिला, अगर ये मोटाइल होते हैं तो, जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बात की है सियानो बैक्टीरिया की। तो सियानो बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सियानो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें, और फाइकोसियानिन भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कुछ मैं आप लोग को एग्जांपल बता देती हूँ। यूनिसेल्यूलर हैं तो हो गया जैसे स्पाइरुलिना। फिलामेंटस हैं यानी कि इनके पास सेल्यूलर स्ट्रैंड प्रेजेंट है, तो एग्जांपल हो गया ट्राइक। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल लाइक नॉस्टा हो गया। कॉलोनियल है तो ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं, मतलब ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे पानी के ऊपर ढेर सारा ग्रीन ग्रीन एल्गी, अगर आप लोग ने कभी देखा हो तो उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। पूरा एल्गी से पूरा ऐसे कवर हो जाता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इसमें। जो स्पेशलाइज्ड सेल अगर प्रेजेंट है, हेट्रोसिस्ट जिसे कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इसमें। फिर उसके बाद इन्होंने बात की है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, जो कि
मैंने बताया जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उसके बाद नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब को यूज़ करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी यानी एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इसकी रिसाइकलिंग में, इनको बनाने में, वापस बनाने में। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हैं, अबंडेंट इन नेचर। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ये हम ह्यूमंस की लाइफ में लाइक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया कि हेट्रोसिस्ट जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं सियानोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। वही यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। और म्यूसिलेजिनस शीथ यानी कि ऊपर एक कवरिंग भी है म्यूसिलेजिनस शीथ की, तो वही डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस, कैंकर। इसको याद करने की ट्रिक है CT, कोलेरा, टाइफाइड, सिट्रस, कैंकर, टिटनेस। फिर उसके बाद बताया गया कि बैक्टीरिया मेनली फिजन के हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो ये स्पोर्स भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? DNA के ट्रांसफ़र से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का ट्रांसफ़र होता है, उस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। अब माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा छोटे लिविंग सेल्स हैं, सबसे छोटे, और ये विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, डिसीज़ कॉज करते हैं। एक और ख़ास बात है माइकोप्लाज्मा की कि ये फैकल्टिव एनारोब्स हैं। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि ऑब्लिगेट और फैकल्टिव में फ़र्क क्या होता है, तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर ऑब्लिगेट है कोई ऑर्गेनिज़म तो वो विदाउट होस्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो हमेशा पैरासाइट रहेगा। ऑब्लिगेट है मतलब कंपल्सरी। फिर उसके बाद फैकल्टिव का मतलब होता है कि वो पैरासाइट टेम्परेरीली है, मतलब मान लीजिए कि अगर होस्ट मर गया तो फिर उसके बाद वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही बदल लेंगे। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? वो फैकल्टिव एनारोब है, यानी कि नॉर्मली वो एरोबिक होता है लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको तब वो एनारोबिक बन जाता है। तो ये ख़ास बातें थी माइकोप्लाज्मा की। अब माइकोप्लाज्मा में एक और बात है कि मीज़ोजोम और फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स हो जाते हैं। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, यानी कि यूनिसेल्युलर प्लांट, एनिमल, फंजाई कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, बस ये होना चाहिए कि वो सिंगल सेल्ड हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोटिस्टा जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और फंजाई के बीच में। कैसे? अब अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखें स्लाइम मोल्ड का, तो स्लाइम मोल्ड जो है वो उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एक फंगस का फीचर है। उसमें जो सेल वॉल है स्पोर के अराउंड वो एक प्लांट का फीचर है, और उसमें जो प्लाज्मोडियम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है वो एक एनिमल का फीचर है। तो इसमें 3 तरह के फीचर मिल गए हमको स्लाइम मोल्ड में। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटिस्टा है ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड से, सेक्सुअल में सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। अब जो प्रोटिस्टा है उसमें इसके काफ़ी मतलब डिविजन्स हैं, यूग्लिनॉइड्स, क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन्स। अब हम लोग इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्रिसोफाइट्स की, तो ये जो है इनके पास सिलिका शेल होती है सेल वॉल की, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती, मतलब इन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। और ये जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं एक जगह तो इसको हम लोग कहते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। अगर हम लोग इसकी बात करें हैबिटेट की, तो मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। अब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, और मैंने आप लोग को बता दिया कि सोप बॉक्स लाइक ओवरलैपिंग शेल होती है सिलिका की और सेल्यूलोज की, सोप बॉक्स की तरह। फिर उसके बाद पिगमेंट की बात करें तो
क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जैंथोफिल प्रेजेंट होता है। फूड ये लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और ल्यूकोसिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। और हाँ, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी। डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन होते हैं। तो डायटम्स और डेस्मिड्स जो हैं वो क्रिसोफाइट के एग्जाम्पल हो गए। तो इसमें पूरी की पूरी यही बात लिखी हुई है। अगर हम लोग बात करें डिनोफ्लैजिलेट्स की, तो इनको हम लोग मीज़ोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। इनका हैबिटेट मोस्टली मरीन होता है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, 2 फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल। सेल वॉल जो होती है स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट प्रेजेंट होती है। पिगमेंट इसमें भी ए और सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जैंथोफिल प्रेजेंट होता है इसमें भी प्रेजेंट, यानी कि फाइकोएरिथ्रिन। अब जो क्रिसोफाइट था उसमें हमारे पास था फ्यूकोजैंथिन, लेकिन डिनोफ्लैजिलेट्स में हमारे पास है फाइकोएरिथ्रिन। स्टोर फूड कैसे करते हैं? स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में। न्यूट्रिशन इनका फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो इसमें लिखे हुए हैं, लाइक रेड टाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनियोलिक्स, जिम्नोडियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड। फिर उसके बाद जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं लार्ज मेंबर्स, यानी कि इनसे जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं वो बहुत सारे मरीन एनिमल्स को जैसे कि फिशेस को मार भी डालते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। और ये गोनियोलिक्स, जिम्नोडियम जो एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया वो भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब बात हो गई डिनोफ्लैजिलेट्स की। फिर हम लोग बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। 2 फ्लैजिला होते हैं इसमें, लॉन्ग और शॉर्ट। डिनोफ्लैजिलेट्स में क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल, बट यूग्लिनॉइड्स में क्या है? लॉन्ग और शॉर्ट। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। इसमें प्रोटीन शीथ प्रेजेंट है। कैसी? पेलिकल प्रेजेंट, प्रोटीन शीथ पेलिकल इज प्रेजेंट है। फिर उसके बाद पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है हायर प्लांट्स की तरह। फिर स्टोर फूड किस फॉर्म में? पैरामाइलॉन के फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं। ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अगर लाइट प्रेजेंट है तो इसमें न्यूट्रिशन कैसा होगा? ये फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, और लाइट एब्सेंट है तो ये हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे, प्रिडेशन करेंगे। फिर इसका एग्जांपल हो गया यूग्लेना जो है वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। तो ये सारी बातें यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स की लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। फिर हम लोग बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड जो है वो कहाँ मिलेंगे हमको? डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिलेंगे। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ स्पोर में, सेल्यूलोजिक वो भी। फिर उसके बाद पिगमेंट इसमें एब्सेंट है। खाना ये लोग स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। न्यूट्रिशन इसमें सैप्रोफिटिक है। फिर एग्जाम्पल इसका हो गया फाइसेरम। फिर उसके बाद हम लोग बात करें प्रोटोजोआ की। सो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मिलते हैं हमें मरीन में, फ्रेश वाटर में और पैरासाइट में। फ्लैजिला और सीलिया इसमें हो सकता है कि प्रेजेंट हो। सेल वॉल तो इसमें होती ही नहीं है, पिगमेंट इसमें होता ही नहीं है। खाना ये लोग सेम स्लाइम मोल्ड जैसा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। न्यूट्रिशन इसमें हेट्रोट्रॉफ होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम। अब जो प्रोटोजोआ है उसमें भी डिवीजन किया गया है। जो प्रोटोजोआ है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोआन, बेसिकली इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। सबका हैबिटेट लिखा हुआ है, मेनली फ्रेश वाटर, मरीन, मॉइस्ट सॉइल। अमीबॉइड का हो गया, फ्लैजिलेटेड का फ्री लिविंग या पैरासिटिक, सीलिएटेड का फ्रेश वाटर, मरीन, पैरासाइट, और स्पोरोजोआन का सारे एंडो पैरासाइट में। फिर उसके बाद बात करें अगर हम लोग इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, जो कि मेनली जिसका जो डिवीजन का बेसिस है इनके, तो अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कि फॉल्स फीट होता है। फ्लैजिलेटेड में नाम से पता चल रहा है फ्लैजिला प्रेजेंट है, सीलिएटेड में नाम से पता चल रहा है सीलिया प्रेजेंट है, और स्पोरोजोआन में नहीं है कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो अमीबॉइड में सिलिका शेल प्रेजेंट होती हैं कुछ में। फिर फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। सीलिएटेड जो होते हैं उनके पास इंजेक्शन के लिए एक स्पेशल रीजन होता है गलेट, और इंजेक्शन के लिए भी। स्पोरोजोआन जो होते हैं उसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है लाइफ साइकिल में, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। फिर सबके एग्जाम्पल हो गए, स्पोरोजोआन का हो गया प्लाज्मोडियम, सीलिएटेड का पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा जो कि हमारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, अमीबॉइड का हो गया डिसेंट्री। फिर हम लोग बात करते हैं
किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें। कुछ यूनिसेल्युलर फंजाई, मेनली सारे के सारे मल्टी सेल्युलर होंगे। जो यूनिसेल्युलर एक एक्सेप्शन हो गया यीस्ट, जो यूज़ होता है ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ बाकी के जो कुछ फंजाई होते हैं वो डिसीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे कि रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया हो गया एक एग्जांपल, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। ये जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है एयर वाटर सॉइल हर जगह मिल जाएंगे, एनिमल्स पे प्लांट पे मिल जाएंगे। अब ये हर जगह तो मिल जाते हैं, लेकिन ये कहाँ प्रेफर करते हैं, कहाँ इनको ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे रहना प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद यीस्ट जो है वो एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है। तो मेनली जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, क्योंकि मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस होते हैं। फिर उनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम जो है, अब जो हाइफी है बेसिकली, तो जो हाइफी है वो कुछ कुछ जगह पे कंटिन्यूस ट्यूब्स की तरह, ट्यूब्स जो कि कंटिन्यूस है उसकी तरह होता है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम लोग कोइनोसिटिक कहते हैं, कोइनोसिटिक हाइफी। अब इसमें सेप्टे या फिर क्रॉस वॉल्स, जब क्रॉस वॉल्स होती है तो सेप्टे कहते हैं इस क्रॉस वॉल को। तो जो सेप्टे हो सकती है इसमें हाइफी में। और जो फंजाई की सेल वॉल होती है हम सबको पता है काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। तो मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड सबस्ट्रेट से ही खाना लेते हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइट। जब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से में रह के न्यूट्रिशन लेंगे तो पैरासाइट। अब ये कुछ कुछ सिम्बायोंट भी होते हैं। सिम्बायोंट का मतलब होता है ये किसी के साथ एसोसिएशन में होते हैं, जैसे कि अगर एल्गी के साथ है, अगर फंजाई प्लस एल्गी है तो उसे हम लोग कहेंगे लाइकेंस। और अगर वो रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई है तो हम उसे कहेंगे माइकोरिज़ा। इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होता है वो हेल्प कर रहा होता है फंजाई को, जो फंजाई होता है वो हेल्प कर रहा होता है एल्गी को। तो एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। अब जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, किस किस तरीके से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ये तरीके हो गए वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। ये डिपेंड करता है किस तरह का हो रहा है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो ये जो अलग अलग स्पोर्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। जो इन लोग की सेक्सुअल साइकिल है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिल रहा है किसका किसका, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमीट का। फिर उसके बाद फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। फिर उसके बाद मियोसिस होता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। कुछ फंजाई होते हैं उसमें जब फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का तो तुरंत एक डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, उसमें क्या होता है कि बीच की एक स्टेज आ जाती है डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन को सबसे पहले तो कहते हैं डाइकैरियोन और फिर उसके बाद फेस को कहते हैं डाइकैरियो फेस। इसमें ऐसा तुरंत नहीं होता है। तो जो पेरेंटल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ करती है और जो सेल होती है पेरेंटल न्यूक्लियाई और सेल फ्यूज़ करेंगी, डिप्लॉइड बनेंगी। तो फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर्स। फिर उसके बाद फंजाई जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो बेसिकली इसमें बात यही कही गई है कि कुछ फंजाई होते हैं उसमें तुरंत हो जाता है ये फ्यूजन, तुरंत डिप्लॉइड सेल बन गई। लेकिन कुछ होते हैं उसमें एक डाइकैरियो फेस आ जाता है, बीच का फेज़ आ जाता है जो कि अलग होता है। अब जो आगे का जो डिवीज़न किया गया है फंजाई का वो किस बेसिस पे किया गया है वो जाना ज़रूरी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम कैसा दिख रहा है, किस तरह का स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी हैं, इन सब के बेसिस पे। और ये सब जानने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि माइसीलियम जो है वो 3 तरह का हो सकता है, एसेप्टेट या कोइनोसिटिक, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड और सेप्टेट। एसेप्टेट यानी
सेप्टे प्रेजेंट नहीं है। कोइनोसिटिक जैसे मैंने बताया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड कोइनोसिटिक जैसे मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल, जो साइटोप्लाज्म में उसमें ढेर सारी न्यूक्लियस हैं। फिर उसके बाद ब्रांच्ड हो सकता है, फिर होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है और सेप्टेट है। फिर माइसीलियम में ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम सिंपल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लोटिंग बॉडी बना रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं फंजाई के डिवीजन की। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फाइकोमाइसिटिस जो है उसमें क्या है कि इसका अगर देखा जाए तो इसमें एल्गी और जो लोअर फंजाई हैं वो सब आ जाते हैं। तो माइसीलियम जो है इसमें एसेप्टेट होता है, कोइनोसिटिक होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही है, फाइकोमाइसिटिस ही है जिसमें एसेप्टेट कोइनोसिटिक होता है। बाकी आगे हम लोग जितने भी देखेंगे वो सब के सब ब्रांच्ड सेप्टेट होते हैं, तो इसको याद करने में आसानी होती है। फिर हैबिटेट जो है इसका क्या होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट यानी कंपल्सरीली पैरासाइट होते हैं ये प्लांट पे। इसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, तो सारे के सारे जितने भी हम लोग देखेंगे सब में फ्रेगमेंटेशन से ही होगी। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर बनता है या फिर एप्लेनोस्पोर बनता है। और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ऊस्पोर से। जाइगोस्पोर बनता है, यहाँ पे 3 लेयर का जाइगोट होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर इसका एग्जाम्पल याद करना हो तो मैंने लिखा हुआ है रैम्प, इसका एग्जाम्पल आसानी होगी याद करने में। राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, एल्ब्यूगो म्यूकर, और फिर उसके बाद पी का मतलब है यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस। फिर हम लोग बात करें एस्कोमाइसिटिस की, तो एस्कोमाइसिटिस का जो नाम है ASC, इससे हम लोग बना सकते हैं सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। तो इसका जो माइसीलियम जैसे मैंने बताया सिर्फ फाइकोमाइसिटिस का ए सेप्टेट और कोइनोसिटिक है, बाकी सबका ब्रांच्ड सेप्टेट है, तो इसमें भी ब्रांच सेप्टेट होगा। पर हैबिटेट हो जाएगा इसको सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक डिकम्पोजिशन सब। फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया, फाइकोमाइसिटिस में भी फ्रेगमेंटेशन था, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ पे बडिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बडिंग हो रही है यहाँ पे। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कोनिडिया फॉर्म होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एस्कोस्पोर फॉर्म होता है। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसको NACA के फॉर्म में याद कर सकते हैं, जिसमें इसका मतलब है NACA का नासा न्यूरोस्पोरा क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस क्लैविसेप्स और न्यूरोस। ओके, तो ए का मतलब यहाँ पे बेसिकली एस्कोस्पोर है, तो मैंने यहाँ जो 2 बार ए लिखा है, एक का मतलब एस्कोस्पोर है और 3 तो इसके एग्जाम्पल ही हो गए जो यहाँ पे लिखे हैं। अब ये जो है एस्कोमाइसिटिस में हमारे आ जाते हैं मॉरल्स और ट्रफल्स जो कि एडिबल होते हैं, जिसको हम लोग खा सकते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटिस, जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका कई बार, बेसिडियोमाइसिटिस में भी फिर ब्रांच सेप्टेट ही होगा। कहाँ कहाँ मिलेंगे, सॉइल में, लॉग में, ट्री ट्रंक में, पैरासाइट होते हैं ये प्लांट में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोस्पोर फॉर्म होता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करें तो हम लोग UPA से याद कर सकते हैं बेसिकली इसको। UPA से U मतलब हो UPA, U मतलब हो गया हमारा उस्टिलागो स्मट, मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत है इसका, उस्टिलागो स्मट। फिर प्यूसिनिया रस्ट अगैरिकस यानी कि मशरूम। तो UPA से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस की। तो जैसा हज़ारों बार मैं भूल चुकी हूँ कि इसमें भी फिर ब्रांच सेप्टेट ही होगा। ये मोस्टली डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसमें जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें बडिंग होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया फॉर्म होती है, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस में भी हो रही थी। ठीक है, तो अगर एक तरह से हम लोग रिवाइज कर लें तो फाइकोमाइसिटिस में क्या था, जूस्पोर एप्लेनोस्पोर बन रहा था। एस्कोमाइसिटिस में क्या था, कोनिडिया बन रहा था। बेसिडियोमाइसिटिस में क्या था, एब्सेंट था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और ड्यूटेरोमाइसिटिस में क्या हो रहा है, इसमें कोनिडिया बन रहा है। फिर उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है। एब्सेंट बेसिकली अभी हमने पता ही नहीं लगा पाए हैं कि इसमें कैसे क्या होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉट नोन, यानी कि हमें अभी नहीं पता। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करें तो फिर हम CAT कैट की हेल्प से कर सकते हैं। C यानी कि कोलियोट्रिकियम, A यानी कि ऑल्टरनेरिया जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। फिर आ गया ट्राइकोडर्मा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से आता है कि ट्राइकोडर्मा किस लिए यूज़ होता है, टू प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन A। तो ये सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट।
और वैसे इसमें हम लोग कैडेट के फॉर्म में भी इसे याद कर सकते हैं, जिसमें CAT का मतलब तो मैं बता ही दिया आपको, DE का मतलब बेसिकली यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसेटिस है। अगर हम लोग बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी में सारे के सारे यूकैरियोटिक वो वाले आ जाते हैं जो हमारे क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि हो गया ब्लैडीवोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। फिर कैस्कटा आ गया, ये एक पैरासाइट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट की, उसमें 2 फेजेस आते हैं, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और एक होता है हैप्लॉयड गैमीटोफिटिक फेज, जो कि एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं। तो 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक, हैप्लॉयड गैमीटोफिटिक। जो लेंथ होती है इन दोनों फेजेस की वो अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मतलब वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है दूसरे पे। अलग अलग जो प्लांट की ग्रुप हैं उस पे ये डिपेंड करता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। जो ये 2 फेज़ आ रहे हैं उसी को हम लोग कह रहे हैं, जो ऑल्टरनेट करें एक दूसरे के साथ, उसको कह रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जो कि आगे हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ते भी हैं बहुत डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। होलोजोइक होते हैं, यानी कि खाना पहले इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। अब ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। इनके पास डेफिनेट शेप साइज़ होता है, एडल्ट में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद इनके पास सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज़्म होता है, यानी कि सेंसेस मतलब जो फंक्शंस हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें। लोकोमोशन कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? वो कोप्यूलेशन से होता है, मेल और फीमेल की। फिर उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें होती हैं एनिमेलिया के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं वायरसेस की, विरोइड्स की, प्रायस की और लाइकेंस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरस की। वायरस जो होता है वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों? क्योंकि लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, ये क्रिस्टलाइज हो जा रहा है, इसमें रेस्पिरेशन हो रही है। फिर उसके बाद ग्रोथ डिवीजन इसमें एब्सेंट है। फिर अगर बात करें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की, तो इसमें इंजाइम्स प्रेजेंट है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर पा रहा है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक हो गया। वायरस की खास बात ये है कि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाता है तब तक ये एक तरह से काइंड ऑफ डेड ही होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि वायरस है जो एक कोने में यहाँ पड़ा हुआ है, मान लीजिए वायरस यहाँ पड़ा हुआ है, वायरस किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा यहाँ पड़े पड़े। तो वायरस को पहले किसी इंसान के अंदर जाना होगा, तभी वो अपने फंक्शंस कर पाएगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। बिना इसी इंसान के अंदर गए किसी काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में। तो जो वायरस की डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो क्या हुआ कि सबसे पहले DJ इवानोस्की ने डिस्कवर किया वायरस को। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक मोसाइक डिसीज़ कॉज करते हैं टोबैको में। मोसाइक डिसीज़ ऑफ टोबैको इज़ कॉज्ड बाय दीज वायरसेस। तो फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया, वायरस को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आए MW बेजर्निंग। इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको, ये कॉज कर रहा है इन्फेक्शन एक हेल्दी प्लांट में। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसको इन्होंने कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, वायरस को कहा। तो इन्होंने वायरस जो टर्म है वायरस, वो भी इन्होंने ही दिया था, MW बेजर्निंग ने। फिर उसके बाद WM स्टैनली आए, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। तो ये सारी बातें थी 3 इम्पॉर्टेंट लोगों की। फिर उसके बाद जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो इम्पॉर्टेंट है। वायरस के स्ट्रक्चर में एक कैप्सिड प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन कोट होता है। फिर उसके बाद उसमें कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रोटेक्शन के लिए। फिर न्यूक्लियोइड होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ये DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। एनवेलप प्रेजेंट होता है, आउटर लूज कवरिंग। अब यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इम्पॉर्टेंट, RNA कैप्सिड
ये है टोबैको मोसाइक वायरस और ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख लीजिए, हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर्स। ये है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। अब जो वायरस होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, उसके बाद दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होते हैं, तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारी वायरस की। तो जो आरएनए हो, जो प्लांट होता है अगर उसमें आरएनए प्रेजेंट है तो एग्जांपल हो गया टोबैको मोसाइक वायरस। डीएनए प्रेजेंट है तो हो गया एग्जांपल बैक्टीरियोफेज। एनिमल में आरएनए कंटेनिंग का एग्जांपल हो गया पोलियो वायरस, कोरोना वायरस। तो डीएनए कंटेनिंग का एग्जांपल हो गया वायरला, हर्ब्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। ये सब एग्जांपल हो गए इसके। अब हम लोग बात करते हैं विरॉइड्स की। 1971 में टीओ डीनर ने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जिसको जो वायरस से छोटा था और कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। तो ये पहला था जिसमें हमें फ्री आरएनए मिला। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं था जो कि वायरस में प्रेजेंट। ये वायरस से क्यों अलग है? इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है और इसलिए इसका नाम लिखा है विरॉइड। फिर उसके बाद जो आरएनए है विरॉइड का, उसमें उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेस कॉज करते हैं। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये इसकी खास बात है, इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कॉज होता है। और ये जो इसका साइज़ है वो वेरी सिमिलर है वायरसेस से। ये एजेंट्स जो हैं इनको हमने प्रायंस कहा। और ये किस तरह के डिसीज़ेस कॉज कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेस कॉज कर रहे हैं, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, इंसेफेलोपैथी फॉर्म कॉज कर रहे हैं, मैड काउ डिसीज़ जिसे कहते हैं कैटल में, मैड काउ डिसीज़। फिर उसके बाद सीआर जेकॉब डिसीज़ कॉज कर रहे हैं ह्यूमंस में। फिर हम लोग बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस जो है मैंने बताया था एल्गी प्लस फंजाई हमारा लाइकेंस बना रहा है। एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसे हम लोग कहेंगे फाइकोबाइंट और जो फंगल वाला पार्ट है फंजाई वाला उसे हम लोग कहेंगे माइकोबाइंट। तो इन लोग का काम क्या है? तो एल्गी जो होता है वो खाना बना देता है फंजाई के लिए, और जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर दे देता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर, ये सब काम फंजाई का हो जाता है। तो ये एक तरह से एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों साथ में वर्क करते हैं। जो लाइकेंस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे पल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे पल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करेंगे ही नहीं। तो मतलब कहीं पे अगर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब वो पल्यूटेड एरिया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कहीं लाइकेंस हैं तो यानी कि वहाँ पल्यूशन नहीं है, और अगर कहीं पे पल्यूशन है तो वहाँ पे लाइकेंस नहीं है। आई होप आप लोग को समझ आया हो ये चैप्टर। If I made a mistake, so I'm sorry. I'm still learning. और you're free to comment whatever you feel and any chapter जो आपको पढ़ना हो, I will make a video on that also. Thank you for watching.